आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, सुन त्जू, पार्ट 2, चैप्टर 8, कार्यनीति में विविधता। पहला, सुन त्जू ने कहा, युद्ध में जनरल अपनी संप्रभुता से अपने निर्देश प्राप्त करता है, अपनी सेना एकत्र करता है और अपनी सेनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, जब देश में मुश्किल हो तो घेराबंदी ना करे। देश में जहां ऊंची सड़कें आपस में मिलती है, इसी तरह अपने सहयोगियों के साथ हाथ मिलाए। खतरनाक रूप से अलग थलग स्थिति में ना ठहरे। घिरी हुई स्थिति में अपने आप को चालाकी से बचाए। हताश स्थिति में आपको लड़ना होगा। तीसरा, ऐसे रास्ते हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी सेनाएं हैं जिन पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कस्बे हैं जिनकी घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर तर्क ना करें। राज्य के ऐसे आदेश हैं जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, वह जनरल जो रणनीति के बदलाव के साथ होने वाले फ़ायदों को अच्छी तरह से समझता है कि अपने सैनिकों को कैसे नियंत्रित करना है। पांचवा, वह जनरल जो इनको नहीं समझता है, वह देश के विन्यास से अच्छी तरह परिचित हो सकता है, फिर भी वह अपने ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकेगा। छठवां, इसलिए युद्ध के छात्र जो युद्ध की कला में अपनी योजनाओं को बदलने में अव्यावहारिक है, भले ही वह 5 फ़ायदों से परिचित हो, वे अपने आदमियों का सबसे अच्छा उपयोग करने में विफल रहेंगे। सातवां, इसलिए बुद्धिमान नेता की योजनाओं में लाभ और हानि के विचार को एक साथ मिलाकर रखा जाता है। आठवां, यदि एक तरह से लाभ की संभावनाओं को देखें तो हम अपनी योजनाओं के आवश्यक हिस्से को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौवां, अगर दूसरी ओर कठिनाइयों के बीच में हम हमेशा एक फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं तो हम खुद को दुर्भाग्य से निकाल सकते हैं। 10वां, शत्रुतापूर्ण प्रमुखों की गतिविधियों को उनकी हानि कम करके सीमित करें और उनके लिए मुसीबत खड़ी करें और उन्हें लगातार व्यस्त रखें। विशिष्ट आवंटन को रोकें और उन्हें उसकी ओर आकर्षित करके रखें। ग्यारहवां, युद्ध की कला हमें दुश्मन के ना आने की संभावना पर भरोसा करना सिखाती है, ना कि उसका सामना करने की हमारी अपनी तत्परता पर। उसके हमला ना करने के मौके पर नहीं कि वह हमला नहीं करेगा, बल्कि इस तथ्य पर कि हम अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं कि वह अकाट्य हो। 12वां, 5 खतरनाक दोष है जो एक जनरल को प्रभावित कर सकते हैं। पहला, लापरवाही जो विनाश की ओर ले जाती है। दूसरा, कायरता जिसके कारण कब्जा हो जाता है। तीसरा, वह उग्र स्वभाव जो अपमान के कारण जाग उठता है। चौथा, सम्मानित विनम्रता जो लज्जा के प्रति संवेदनशील होती है। पांचवा, अपने पुरुषों का अधिकाधिक ध्यान रखना जिससे चिंता और परेशानी पैदा होती है। 13वां,
किसी जनरल को घाव देने वाली और बर्बाद करने वाली 5 बड़ी गलतियां हैं जो युद्ध के संचालन के लिए हानिकारक है। 14वां, जब एक सेना को उखाड़ फेंका जाता है और उसके नेता मारे जाते हैं तो इसका कारण निश्चित रूप से इन 5 बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। उन्हें ध्यान का विषय अवश्य बनाएं। चैप्टर 9, सेना का प्रयाण। पहला, सुंतजू ने कहा, अब जब सेना को घेरने और दुश्मन के संकेतों को देखने के सवाल पर आते हैं, पहाड़ों पर जल्दी से गुजरने और घाटियों के निकट रहे। दूसरा, धूप का सामना करना, ऊंचे स्थानों पर शिविर लगाए लड़ने के लिए ऊंचाइयों पर ना चढ़े। पहाड़ की लड़ाई के लिए यह पर्याप्त है। तीसरा, किसी नदी को पार करने के बाद आपको उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए। चौथा, जब एक हमलावर बल आगे की ओर बढ़ता हुआ नदी को पार करता है तो उससे बीच धारा में लड़ने के लिए आगे ना बढ़े। आदि सेना को पार करने दे, यह सबसे अच्छा होगा, और फिर हमला करे। पांचवा, यदि आप लड़ने के लिए उत्सुक हैं तो आप नदी के आसपास हमलावर से लड़ने के लिए ना जाएं, जिससे उसे पार करना है। छठवां, सूरज का सामना करते हुए अपनी सेना को दुश्मन से अधिक ऊंचाई पर ही रखें। शत्रु से मिलने के लिए कभी भी नदी की धारा के बीच ना जाए। नदी में युद्ध करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सातवां, नमक की दलदल को पार करते हुए आपकी एकमात्र चिंता बिना किसी देरी के उसे जल्दी से पार करने की होनी चाहिए। आठवां, अगर नमक दलदल में लड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो आपके पास पानी और घास होनी चाहिए और आपके पीछे पेड़ों का झुरमुट भी। नमक दलदल में कार्यवाही करने के लिए यही पर्याप्त है। 9वां, शुष्क एवं समतल देश में अपने दाईं तरफ और अपने पीछे की तरफ बढ़ते हुए मैदान के साथ आसानी से सुलभ स्थिति को अपनाएं ताकि खतरा सामने हो तो सुरक्षा पीछे रहे। समतल देश में युद्ध के लिए पर्याप्त है। 10वां, यह सैन्य ज्ञान की 4 उपयोगी शाखाएं हैं जो कि पीत सम्राट को जीतने के लिए 4 शासकों को सक्षम बनाती है। 11वां, सभी सेनाएं निचले मैदान की तुलना में ऊंचे मैदान को और अंधेरे वाली जगह की तुलना में प्रकाशमय जगह को पसंद करती है। 12वां, यदि आप अपने आदमियों से सावधान रहते हैं और कठोर मैदान पर डेरा डालते हैं तो सेना हर जगह की बीमारी से बची रहेगी और इससे जीत हासिल होगी। 13वां, जब आप एक पहाड़ी या नदी के किनारे आए तो अपने दाहिने ओर के ढलान से धूप वाले मैदान पर नियंत्रण करें। इस प्रकार आप एक बार फिर अपने सैनिकों के लाभ के लिए कार्य करेंगे और जमीन के प्राकृतिक लाभों का उपयोग करेंगे। चौदहवां, जब आप भारी बारिश के परिणाम स्वरूप नदी जिसे आप पार करना चाहते हैं उसमें बाढ़ आई हुई हो तो आपको तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक यह शांत ना हो जाए। 15वां, जिस देश में प्रपाती चट्टानें हो जिनके बीच तेज जलधाराएं बहती हो, गहरे प्राकृतिक गड्ढे हो, कटीली झाड़ियाँ हो, दलदल और दरारें हो, ऐसी जगह को जितना जल्दी हो सके छोड़ दिया जाना ही चाहिए। 16वां, जबकि हम ऐसी जगहों से दूर रहें
हमें चाहिए कि दुश्मन वहां ज़रूर जाए। जब हम दुश्मन का सामना करें तो हमें चाहिए कि दुश्मन के पीछे हो। 17वां, यदि आपके शिविर के पास कोई पहाड़ी जगह हो, जली घास से घिरा तालाब हो, नरकटों से भरे खोखले गड्ढे हो या घने जंगल हो, तो उनकी बड़ी सावधानी से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह वे स्थान हैं जहां शत्रु सैनिकों या गुप्तचरों के छिपे होने की संभावना होती है। 18वां, जब दुश्मन पास में होता है और शांत रहता है तो वह अपनी स्थिति की स्वाभाविक शक्ति पर भरोसा करता है। 19वां, जब वह अलग हो रहता है और लड़ाई को भड़काने की कोशिश करता है तो वह उत्सुक होता है कि दूसरा पक्ष आगे बढ़े। 20वां, यदि उसकी जगह पर अतिक्रमण करना आसान है तो इसका मतलब है कि वह एक चारा पेश कर रहा है। 21वां, जब जंगल के पेड़ों के बीच गतिविधि होती है तो पता चलता है कि दुश्मन आगे बढ़ रहा है। मोटी घास की आड़ में होने वाली गतिविधियों का मतलब है कि दुश्मन हमें संदिग्ध बनाना चाहता है। बाईसवां, पक्षियों का ऊंचाई तक उड़ना शत्रु के घात लगाकर बैठने का संकेत है। चौंका देने वाले जानवरों से संकेत मिलता है कि अचानक होने वाला हमला ठीक सामने ही है। तेईसवां, जब धूल ऊंचाई तक उठ रही हो तो यह रथों के आगे बढ़ने का संकेत है। जब धूल कम होती है बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है तो यह पैदल सेना के आगे बढ़ने का संकेत होता है। जब यह अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो तो यह दर्शाता है कि दलों को सामान इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है। धूल के कुछ बादलों का इधर उधर घूमना संकेत देता है कि सेना पड़ाव डाल रही है। चौबीसवां, विनम्र शब्द और बढ़ी हुई तैयारी यह संकेत है कि दुश्मन आगे बढ़ने वाला है। हिंसक भाषा और आगे बढ़ना जैसे कि हमले के संकेत है कि वह पीछे हट जाएगा। 25वां, जब हल्के रथ पहले बाहर आते हैं और अपनी जगह लेते हैं तो यह एक संकेत है कि दुश्मन लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। 26वां, शांति प्रस्ताव से बिना किसी शपथ के एक कुचक्र का संकेत मिलता है। 27वां, जब बहुत भागदौड़ होती है और सैनिक पंक्तिबद्ध होते हैं तो इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। 28वां, जब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ पीछे हटते हैं तो यह एक प्रकार के लालच का संकेत है। जब सैनिक अपने भालों पर झुककर खड़े होते हैं तो वे भोजन की इच्छा से बेहोश हो जाते हैं। 30वां, अगर वे जिन्हें पानी लेने के लिए भेजा जाता है वे खुद पीने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि सेना प्यास से पीड़ित है।
31वां, यदि दुश्मन को फ़ायदा होता है और उसे सुरक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता तो समझो सैनिक थके हुए हैं। 32वां, यदि पक्षी किसी भी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसका मतलब है कि वह जगह कब्जे में नहीं है। रात में कोलाहल का होना अधीरता का संकेत है। 33वां, अगर पड़ाव में गड़बड़ी है तो जनरल की पकड़ कमज़ोर है। अगर बैनर और झंडे बदले हुए हो तो राजद्रोह की बात सामने आती है। अगर अधिकारी नाराज है तो इसका मतलब है कि सैनिक थके हुए हैं। 34वां, जब कोई सेना अपने घोड़ों को अनाज खिलाती है और भोजन के लिए अपने मवेशियों को मारती है और जब सैनिक आग पर खाना पकाने के बर्तन नहीं रखते हैं तो यह दर्शाता है कि वे अपने शिविरों में नहीं लौटेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि वे लड़ने के लिए दृढ़ हैं। पैंतीसवां, यह दृश्य कि सैनिक समूहबद्ध हो एक साथ फुसफुसाते हुए या दबे हुए स्वर में बोलते हैं तो यह सैन्य पद और क्रम की असंतुष्टि का संकेत है। 36वां, बहुत बार पुरस्कार यह दर्शाता है कि दुश्मन अपने संसाधनों को समाप्त करने के निकट है। बहुत अधिक तनाव में अधिकाधिक सजा का दिया जाना धोखेबाजी को प्रकट करता है। 37वां, पहले तो ढींगे मारने वाले बनना, फिर दुश्मन की संख्या देखकर पैर पीछे खींचना बुद्धिमत्ता की सर्वोच्च कमी को दर्शाता है। अड़तीसवां, जब दूतों को शुभकामनाओं के साथ भेजा जाता है तो यह एक संकेत है कि दुश्मन कुछ समय के लिए समझौता करना चाहता है। 39वां, अगर दुश्मन की टुकड़ी गुस्से में आगे बढ़ती है और लंबे समय तक लड़ाई में शामिल हो तो खुद को फिर से उतारे बिना लंबे समय तक हमारा सामना कर रही है तो यह ऐसी स्थिति है जो बहुत सतर्कता और चौकसी की मांग करती है। 40वां, अगर हमारी सेना दुश्मन से अधिक नहीं है लेकिन पर्याप्त संख्या में है, इसका केवल यह अर्थ है कि कोई भी सीधा हमला नहीं किया जा सकता है। हम जो कुछ कर सकते हैं वह यह है कि हम अपनी सारी उपलब्ध शक्ति को केंद्रित करें, दुश्मन पर कड़ी नज़र रखें और सुदृढ़ीकरण प्राप्त करें। 41वां, वह जो बड़ी सावधानी से योजना बनाने का अभ्यास नहीं करता बल्कि अपने विरोधियों को हल्के में लेता है वह निश्चित रूप से शत्रु द्वारा पकड़ा लिया जाता है। बयालीसवां, अगर सैनिकों को आपके साथ जुड़ने से पहले दंडित किया जाए तो वे विनम्र साबित नहीं होंगे और जब तक विनम्र नहीं हो तब तक वे किसी योग्य नहीं है। अगर सैनिक आपके साथ जुड़ जाए और उन्हें दंड नहीं दिया जाए तो फिर भी वे बेकार हो जाते हैं। इसलिए सैनिकों के साथ पहली बार की मुलाकात में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए लेकिन उन्हें कड़े अनुशासन के द्वारा नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। यह जीत की एक निश्चित राह है। अगर प्रशिक्षण में सैनिकों के आदेश आदतन लागू होते हैं तो सेना अच्छी तरह से अनुशासित होगी, अगर नहीं तो फिर अनुशासन खराब होगा। अगर एक जनरल अपने सैनिकों पर विश्वास दिखाता है लेकिन हमेशा अपने आदेशों का पालन करने पर जोर देता है तो लाभ पारस्परिक रूप से प्राप्त होगा।
10वां चैप्टर 10वां भूखंड। पहला, सुंतजू ने कहा, हम समझने के उद्देश्य से 6 प्रकार के क्षेत्रों को भेद सकते हैं। पहला, सुलभ मैदान। दूसरा, उलझाने वाला मैदान। तीसरा, अवसरवादी मैदान। चौथा, सक्रिय मैदान। पांचवा, प्रपाती ऊंचाई। छठवां, दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर तैनातियाँ। दूसरा, वह मैदान जो दोनों पक्षों द्वारा स्वतंत्र रूप से पार किए जा सके, उसे ही सुलभ मैदान कहा जाता है। तीसरा, इस प्रकार के मैदानों की प्रकृति देखते हुए वहां पहुंचकर शत्रु से पहले ऊंचे और धूप वाले स्थानों पर अधिकार कर ले और बड़े सावधानी से अपनी रसद आपूर्ति पर ध्यान रखे, तब आप बढ़त के साथ लड़ाई लड़ सकेंगे। चौथा, मैदान जिसका परित्याग किया जा सकता है, लेकिन इस पर फिर से कब्जा करना कठिन है और इसी को जाल में फंसाना कहा जाता है। पांचवा, इस तरह की स्थिति में अगर दुश्मन तैयार नहीं है तो आप आगे बढ़कर उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन आपके हमले के लिए तैयार है और आप उसे हराने में असफल हो जाते हैं तो वापस लौटने की असंभावना आपदा को सुनिश्चित करेगी। छठवां, जब स्थिति ऐसी हो कि कोई भी पक्ष पहला कदम ना बढ़ाए तो उसे ही अवसरवादी मैदान कहा जाता है। सातवां, इस प्रकार की स्थिति में भले ही दुश्मन आपको प्रलोभन देकर आकर्षित करे, लेकिन यह सलाह दी जाएगी कि आगे ना बढ़े बल्कि पीछे ही रहे। इस प्रकार दुश्मन को वापस जाने के लिए लुभाए, तब जब उसकी सेना के लिए सभी पक्ष उजागर हो गए हैं, हम आगे बढ़कर हमला ना कर सकते हैं। आठवां, संकीर्ण मार्ग के संबंध में, अगर आप पहले ही उन पर कब्जा कर ले तो उनकी दृढ़ता से मोर्चाबंदी कर ली जाए और दुश्मन के आने पर का इंतज़ार करें। नौवां, सेना को एक मार्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए और अगर मजबूत मोर्चाबंदी हुई है तो पीछा ना करे बल्कि केवल तभी आगे बढ़े जब कमज़ोर मोर्चाबंदी हो। 10वां, प्रपाती ऊंचाइयों के संबंध में, अगर आप पहले से ही वहां मौजूद है तो आपके ऊंचे स्थानों पर कब्जा लेना चाहिए और वहां दुश्मन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। 10वां, प्रपाती ऊंचाइयों के संबंध में, अगर आप पहले से ही वहां मौजूद है तो आपको ऊंचे स्थानों पर कब्जा लेना चाहिए और वहां दुश्मन के आने का इंतज़ार करना चाहिए। ग्यारहवां, यदि शत्रु ने पहले ही उन पर कब्जा कर लिया है तो उसका पीछा ना करे बल्कि पीछे हटे और उसे दूर भगाने का प्रयास करे। यदि आप दुश्मन से एक बड़ी दूरी पर स्थित है और दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है तो लड़ाई को भड़काना आसान नहीं है और लड़ाई आपके लिए लाभकारी सिद्ध ना होगी। 13वां, ये पृथ्वी से जुड़े 6 सिद्धांत हैं। जनरल जिसे एक जिम्मेदार पद मिला है उसे बड़ी सावधानी से इनका अध्ययन करना चाहिए। 14वां, अब सेना को उन 6 विभिन्न आपदाओं से अवगत कराया जाता है जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती बल्कि उन गतिविधियों से उत्पन्न होती है जिसके लिए जनरल जिम्मेदार है। वे यह है: पलायन, अवज्ञा, पतन, विनाश, अव्यवस्था, कोलाहल। सभी स्थितियां समान हैं। अगर एक सेना अपने से 10 गुना अधिक सेना के खिलाफ लड़ रही है तो परिणाम पहली सेना के पलायन के रूप में होगा। 16वां, जब आम सैनिक बहुत मजबूत होते हैं और उनके अधिकारी बहुत कमज़ोर होते हैं तो परिणाम अवज्ञा होता है। जब अधिकारी बहुत मजबूत होते हैं और आम सैनिक बहुत कमज़ोर होते हैं तो परिणाम पतन होगा। जब उच्च अधिकारी क्रोधित हो और अधीनस्थ शत्रु से मिले और उससे
रुष्ट होकर लड़ने लगे, तो इससे पहले कि सेना नायक यह बताए कि वह लड़ने की स्थिति में है या नहीं, तो यह परिणाम बर्बादी का सूचक होगा। सत्रहवां, जब उच्च अधिकारी क्रोधित हो और अधीनस्थ शत्रु से मिले और उससे रुष्ट होकर लड़ने लगे, तो इससे पहले कि सेनानायक यह बताए कि वह लड़ने की स्थिति में है या नहीं, तो यह परिणाम बर्बादी का सूचक होगा। 18वां, जब जनरल कमज़ोर हो और बिना अधिकार के हो, जब उसके आदेश स्पष्ट और पृथक ना हो, जब अधिकारियों और सैनिकों से निश्चित कर्तव्य का बोध ना हो और पदों का गठन अव्यवस्थित रूप से किया जाता हो, तो परिणाम भी बिल्कुल अव्यवस्थित ही होता है। 19वां, जब जनरल दुश्मन की ताकत का अनुमान लगाने में असमर्थ हो, वह एक कमज़ोर सेना को एक ताकतवर सेना से लड़ने के लिए निर्देशित करे या एक शक्तिशाली सेना के खिलाफ एक कमज़ोर टुकड़ी को भेजे और चुने गए सैनिकों को पहली पंक्ति में तैनात करने की उपेक्षा करे, तो परिणाम तो विपरीत ही होगा। बीसवां, हारने के ये 6 तरीके हैं जिन पर जनरल को ध्यान देना चाहिए जो एक जिम्मेदार पद पर है। 21वां, स्वाभाविक रूप से देश का गठन सैनिकों का सबसे अच्छा सहयोगी है, लेकिन विरोधी ताकतों का अंदाज़ा और सेना पर जीत हासिल करने के लिए नियंत्रण और बुद्धिमानी से कठिनाइयों, खतरों और दूरियों की गणना करने की शक्ति का आकलन करना एक महान जनरल की बड़ी परीक्षा है। 22वां, वह जो इन चीज़ों को जानता है और लड़ाई में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है, वही लड़ाई जीतता है। वह जो इन चीज़ों को नहीं जानता और ना ही इनका लड़ाई में इस्तेमाल करता है, उसे निश्चित ही हार का सामना करना पड़ता है। तेईसवां, अगर लड़ना जीत का परिणाम है तो आपको लड़ना चाहिए, भले ही शासक इनकार करे। अगर लड़ाई से जीत हासिल नहीं होगी तो आपको नहीं लड़ना चाहिए, भले ही शासक की आज्ञा क्यों ना हो। चौबीसवां, वह जनरल जो बिना किसी ख्याति और भय के पीछे हटते हैं और बिना किसी अपमान के डर के पीछे हट जाते हैं, जिसका एकमात्र विचार अपने देश की रक्षा करना हो और अपने राज्य की अच्छी सेवा करना हो, वह राज्य का गहना है। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह प्यार करें और इस तरह वे आपकी आज्ञा पालन सुदूर घाटी में भी करेंगे। उन्हें अपने की ही तरह देखो और वे आपके पीछे आपके अंतिम समय तक खड़े रहेंगे। छब्बीसवां, अगर आप विनम्र है लेकिन अपने नियंत्रण को बरकरार रखने में असमर्थ है, दयालु है लेकिन अपने आदेशों को लागू कराने में असमर्थ है और अव्यवस्था को रोकने के लिए असक्षम है, तो
तब आपके सैनिक बिगड़ैल बच्चों की तरह होंगे। वे किसी भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनुपयुक्त होंगे। सत्ताईसवां, अगर हम जानते हैं कि दुश्मन हमला करने की स्थिति में है लेकिन इस बात से अनजान हैं कि क्या हमारे सैनिक हमला करने के लिए तैयार है, तो हम जीत हासिल करने केवल आधे रास्ते पर ही है। 28वां, अगर हम जानते हैं कि दुश्मन हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन इस बात से अनजान है कि हमारे अपने लोग हमला करने के लिए तैयार है कि नहीं, तो हम जीत के आधे रास्ते पर है। अगर हम जानते हैं कि दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार है, इसके साथ ही यह भी जानते हैं कि हमारे लोग भी हमला करने की स्थिति में हैं, लेकिन इस बात से अनजान है कि लड़ाई के मैदान का स्वभाव लड़ाई को अव्यावहारिक बना सकता है, हम अभी भी जीत के आधे रास्ते पर ही हैं। तीसवा, इसलिए अनुभवी सैनिक जो गतिमान है वह कभी भी हतप्रद नहीं होता। एक बार जब वह शिविर को तोड़ चुका है तो वह कभी नुकसान में नहीं रहता। 31वां, इसलिए कहावत है, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपकी जीत संदेह में नहीं पड़ेगी। अगर आप स्वर्ग को जानते हैं और नरक को जानते हैं तो आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11, 9 परिस्थितियाँ। पहला, सुन त्सू ने कहा, युद्ध की कला में 9 प्रकार के मैदानों को पहचानती है। पहला, विस्तृत मैदान, सरल मैदान, विवादास्पद मैदान। चौथा, खुला मैदान। पांचवा, राजमार्गों को परस्पर काटते मैदान। गंभीर मैदान, कठिन मैदान, घिरा हुआ मैदान, निराशाजनक मैदान। दूसरा, जब एक सरदार अपने ही क्षेत्र में लड़ रहा होता है तो वह विस्तृत मैदान होता है। तीसरा, जब वह शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए लेकिन कोई बड़ी दूरी पर नहीं है तो यह सुगम मैदान है। चौथा, यह अधिकारपूर्ण क्षेत्र जिससे दोनों पक्षों को लाभ होता है वह विवादास्पद मैदान है। पांचवा, वह मैदान जिस पर हर पक्ष को आवाजाही की स्वतंत्रता है खुला मैदान है। छठवां, वह मैदान जो 3 सन्निहित राज्यों को कुंजी बनाता है ताकि वह जो इस पर पहले कब्जा कर लेता है उसके अधिकार में साम्राज्य का अधिकांश भाग आ जाए। राजमार्गों को परस्पर काटने वाला मैदान है। सातवां, जब सेना एक शत्रु देश में घुस जाए तो इसके पीछे कई किलेबंद शहर है, यह गंभीर मैदान है। आठवां, पहाड़, जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, दलदल, पूरा देश जो यात्रा के लिए कठिन है, यह कठिन मैदान है। नौवां, मैदान जिसमें संकीर्ण घाटियों के माध्यम से पहुंचा जाता है और जिसमें केवल पेचीदा रास्तों से पहुंचा जा सकता है। दुश्मन की एक छोटी संख्या हमारे सैनिकों को कुचलने के लिए पर्याप्त हो तो यह घिरा हुआ मैदान है। वह मैदान जिस पर हम बिना देरी किए लड़कर विनाश से बच सकते हैं वह निराशाजनक मैदान है।
इसलिए विस्तृत मैदान पर ना लड़े, सरल मैदान पर पड़ाव न डालें, विवादास्पद मैदान पर हमला ना करें। बारहवां, खुले मैदान में दुश्मन के रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश न करें। राजमार्गों को परस्पर काटने वाले मैदान पर अपने सहयोगियों के साथ हाथ मिलाएं। तेरहवां, गंभीर मैदान में लूट में शामिल हो, कठिन मैदान में लगातार मार्च जारी रखें। 14वां, घिरे हुए मैदान में चकमा देने के लिए तैयार रहे, निराशाजनक मैदान पर लड़ो। 15वां, जिन्हें कुशल नेता कहा जाता है वे जानते हैं कि दुश्मन के सामने वाले और पिछले हिस्से में कैसे फूट डालनी है। उसके बड़े और छोटे भागों के बीच सहयोग को रोके। अच्छे सैनिक बुरे सैनिकों को सहयोग ना दे और अच्छे अधिकारी अपने सैनिकों को निर्देश देने से रुके। 16वां, जब दुश्मन सैनिक एकजुट होते हैं तो वे उन्हें अव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। 17वां, जब यह उनके हित में होता है तो वे आगे कदम बढ़ाते हैं, अन्यथा वे रुके रहते हैं। 18वां, अगर यह पूछा जाए कि क्रमबद्ध सारणी में दुश्मन की एक बड़ी सेना का कैसे सामना करें तो मैं कहूँगा, अपने प्रतिद्वंदी को प्रिय लगने वाली चीज़ को अपने नियंत्रण में ले लो, तब वह आपके अधीन हो जाएगा। 19वां, युद्ध के लिए चालाकी आवश्यक है। दुश्मन के तैयार न होने का लाभ उठाए, अप्रत्याशित मार्गों से अपना रास्ता बनाए और उन बिंदुओं पर हमला करे जिन पर वे जागरूक ना हो। बीसवां, यह सिद्धांत हमलावर सेना को ध्यान में रखना चाहिए। जितना अधिक आप दुश्मन देश में प्रवेश करेंगे उतना ही अधिक आपके सैनिकों की एकजुटता होगी और इस प्रकार दुश्मन आपको जीत नहीं पाएगा। 21वां, उपजाऊ जमीन को पाने के लिए अधिकाधिक प्रयास कीजिए जिससे कि उससे आपकी सेना को रसद आपूर्ति होती रहे। 22वां, अपने सैनिकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन पर अधिक बोझ न डालें। अपनी ऊर्जा को एकाग्र करें और अपनी शक्ति बढ़ाओ। अपनी सेना को लगातार आगे बढ़ाते रहे और बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएं। 23वां, अपने सैनिकों को उस स्थिति में छोड़ दे जहां से कोई पलायन न कर सके और वे लड़ते हुए मृत्यु को प्राथमिकता दे। अगर वे मृत्यु का सामना करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे प्राप्त नहीं कर सकते। अधिकारी और सैनिक समान रूप से अपनी पूरी ताकत लगा दे। 24वां, सैनिक जब निराशोन्मत्त
स्थिति में होते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। अगर बचाव का कोई रास्ता ना हो तो वे दृढ़ता से डटे रहते हैं। अगर वे दुश्मन देश में हैं तो वे हठी रवैये का प्रदर्शन करते हैं। अगर इसके लिए कोई मदद नहीं मिलती तो भी वे बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। 25वां, इस प्रकार बिना किसी निगरानी के सैनिक तैयार रहते हैं। पूछे बिना वे आपकी इच्छा पूरी करते हैं। प्रतिबंधों के बिना वे आपके प्रति वफादार रहते हैं। अतः आदेश दिए बिना भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। छब्बीसवां, सगुन चिन्हों को प्रतिबंधित करके अंधविश्वासी संदेह को दूर करें। किसी भी आपदा से भयभीत ना हो जब तक मौत ना आ जाए। 27वां, अगर हमारे सैनिकों को पैसे का कोई लालच ना हो तो ऐसा नहीं है कि उनकी धन में रुचि नहीं है। अगर उनका जीवन बहुत लंबा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें दीर्घायु की कोई इच्छा नहीं है। अट्ठाईसवां, जिस दिन उन्हें युद्ध करने का आदेश दिया जाता है उस दिन आपके सैनिक रो सकते हैं। जो अपने चेहरों को कपड़े से ढककर बैठे होते हैं और जो लेटे रहते हैं वे अपने आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक बार लड़ाई के मैदान में ले जाने दो और वे अथक साहस का प्रदर्शन करेंगे। 29वां, कुशल रणनीति की तुलना सुई जन से की जा सकती है। सुई जन एक सांप है जो चांग पहाड़ों में पाया जाता है। उसके सिर पर प्रहार करोगे तो वह तुम पर अपनी पूंछ से हमला करेगा। अतः जब उसकी पूंछ पर प्रहार करोगे तो वह अपने सिर से हमला करेगा। उसके मध्य भाग पर हमला करोगे तो वह सिर व पूंछ से हमला करेगा। यह 30वां, यह पूछे जाने पर कि क्या सुईजन का सेना से अनुकरण किया जा सकता है, मेरा जवाब होगा हाँ। चूँकि वो और यू के लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, फिर भी अगर वे एक ही नाव में नदी को पार कर रहे हैं और तूफान में फंस गए हैं तो वे एक दूसरे की सहायता के लिए ऐसे आएंगे जैसे बायां हाथ दाएं हाथ की मदद करता है। 31वां, इसलिए आवश्यक नहीं है कि घोड़ों को बांधने में अधिक भरोसा किया जाए और रथ के पहियों को जमीन में धंसा दिया जाए। 32वां, जिस सिद्धांत पर सेना का प्रबंधन करना है वह साहस के एक मानक को स्थापित करना है जो सभी तक पहुंचना चाहिए। तैंतीसवां, कैसे मजबूत और कमज़ोर दोनों के बीच तालमेल बनाया जाए, यह एक सवाल है जिसमें मैदान का उचित उपयोग शामिल है। 34वां, इस प्रकार कुशल सेनापति अपनी सेना का संचालन वैसे ही करता है जैसे कि वह किसी एक व्यक्ति का नेतृत्व करता है। 35वां, चुप रहना और इस तरह गोपनीयता सुनिश्चित करना एक जनरल का कर्तव्य है। ईमानदारी और न्याय संगतता के साथ इस प्रकार व्यवस्था को बनाए रखें।
36वां, वह अपने अधिकारियों और सैनिकों को झूठी रिपोर्टों और दिखावे से रहस्यमय बनाने में सक्षम होना चाहिए और इस तरह उन्हें पूरी तरह से अज्ञानता में रखें। सैंतीसवां, अपनी व्यवस्थाओं और अपनी योजनाओं को बदलकर वह दुश्मन को वास्तविक स्थिति के ज्ञान से परे रखता है। अपने पड़ावों को बदलते हुए और घुमावदार रास्तों को अपनाते हुए वह दुश्मन को अपने उद्देश्य का अनुमान लगाने से रोकता है। 38वां, संकटमय स्थिति में एक सेनानायक उस स्थिति की तरह व्यवहार करता है जो ऊंचाई पर चढ़ गया है और फिर अपने पीछे से सीढ़ी को हटा देता है और वह अपना हाथ दिखाने से पहले अपने सैनिकों को शत्रु के क्षेत्र में ले जाता है। उनतालीसवां, वह अपनी नावों को जला देता है और अपने खाना पकाने के बर्तनों को तोड़ देता है। भेड़ बकरियों के झुंड को चराने वाले चरवाहों की तरह वह अपने आदमियों के साथ इस तरह चलता फिरता है और किसी को पता नहीं होता कि वह कहाँ जा रहा है। 40वां, अपने सैनिकों को संगठित करना और उन्हें खतरे से बाहर निकालना, इसे सेना नायक का वास्तविक कर्तव्य कहा जा सकता है। 41वां, विभिन्न मापदंड जो 9 प्रकार के मैदानों के अनुकूल हो, आक्रामक या रक्षात्मक रणनीति की सुविधा और मानव प्रकृति के मौलिक नियम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन सबसे अधिक होना चाहिए। 42वां, शत्रु के क्षेत्र पर हमला करते समय इस समय सिद्धांत का अध्ययन रखना चाहिए कि गहराई से हमला करने से सामंजस्य बनता है, लेकिन एक छोटे रास्ते पर चुनाव करने का मतलब बिखराव है। 43वां, जब आप अपने देश को पीछे छोड़ते हैं और अपनी सेना को पड़ोस के क्षेत्र में ले जाते हैं तो आप खुद को महत्वपूर्ण स्थान पर पाते हैं। जब चारों तरफ संचार के साधन होते हैं तो वह परस्पर राजमार्गों को काटते मैदान है। 44वां, जब आप किसी देश में गहराई से प्रवेश करते हैं तो यह गंभीर मैदान है। जब आप थोड़ा सा अंदर ही प्रवेश करते हैं तो यह सरल मैदान है। 45वां, जब आपके ऊपर पर दुश्मन की पकड़ हो और सामने संकीर्ण मार्ग हो तो समझो यह घिरा हुआ मैदान है। जब वहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है तो वह निराशाजनक मैदान होता है। 46वां, इसलिए फैले हुए मैदान में मैं अपने लोगों को उद्देश्य की एकता के साथ प्रेरित करूंगा। सरल मैदान मैं देखूंगा कि मेरी सेना के सभी हिस्सों के बीच घनिष्ठ संयोजन है कि नहीं। सैंतालीसवां, विवादास्पद मैदान पर मैं फैसला लेने में जल्दी करूंगा। 48वां, खुले मैदान में मैं अपने दुश्मन पर कड़ी नज़र रखूंगा। राजमार्गों को परस्पर काटते मैदान पर मैं अपने गठबंधन को मजबूत करूंगा। 39वां, गंभीर मैदान पर मैं सतत आपूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा। कठिन मैदान पर मैं मार्ग के सहारे चलूंगा। 50वां, घिरे हुए मैदान पर मैं पीछे हटने के हर रास्ते को अवरुद्ध कर दूंगा। निराशाजनक मैदान पर मैं अपने सैनिकों से उम्मीद करूंगा कि वे अपनी जान बचाने के लिए हताश ना हो।
51वां, चूँकि सिपाही का स्वभाव यह है कि जब वह खुद को घिरा हुआ पाए तो वह अपने कड़े प्रतिरोध का प्रदर्शन करे, और जब वह खुद की मदद ना कर पाए तो वह कड़े जज्बे से लड़े, और जब यह खतरे में पड़ गया हो तो आदेशों का बड़े व्यवस्थित ढंग से पालन करे। बावनवा, हम तब तक पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन ना करें जब तक कि हम उनकी रचनाओं से परिचित ना हो। हम तब तक सेना का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं जब तक कि हम शत्रु देश यानी उसके पहाड़ों और जंगलों, गड्ढों और चट्टानों, दलदल और रेगिस्तानी इलाकों से परिचित नहीं हो जाते। जब तक हम स्थानीय पथ प्रदर्शक का उपयोग नहीं करेंगे, हम प्राकृतिक लाभों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तिरपनवा, इन 4 या 5 सिद्धांतों में से एक को नज़रअंदाज करना किसी भी योद्धा राजकुमार के लिए उचित नहीं है। 54वां, जब कोई योद्धा राजकुमार एक शक्तिशाली राज्य पर हमला करता है तो उसका नेतृत्व स्वयं ही दुश्मन की सेना की एकाग्रता को रोकने में अपना प्रभाव दिखाता है। वह अपने प्रतिरोधियों पर हावी हो जाता है और उसके शत्रु के सहयोगी उसके खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होते। 55वां, इसलिए वह खुद को सभी और विविध के साथ सहयोगी बनाने का प्रयास नहीं करता, और ना ही वह अपने अन्य राज्यों की शक्ति को बढ़ावा देता है। वह अपने प्रतिपक्षी को विस्मय में रखते हुए अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है। इस प्रकार वह दुश्मन के शहरों पर अधिकार करने और उनके राज्यों को उखाड़ फेंकने में सक्षम होता है। शासन की परवाह किए बिना पुरस्कार प्रदान करें, पिछली व्यवस्थाओं को मानते हुए आदेश जारी करें, और आप पूरी सेना को संभालने में सक्षम होंगे, जैसे कि आपको एक आदमी पर नियंत्रण करना हो। संतावन, अपने सैनिकों का सामना स्वयं ही करें, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी योजना का पता ना चलने दें। जब दृष्टिकोण उज्ज्वल होता है तो इसे उनकी आँखों के सामने लाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताए जब स्थिति निराशाजनक हो। 58वां, अपनी सेना को अत्यंत खतरनाक स्थिति में रखें और यह बची रहेगी। हताश स्थिति में रखोगे तो यह सुरक्षित निकल जाएगी। 58वां, अपनी सेना को अत्यंत खतरनाक स्थिति में रखें और यह बची रहेगी। हताश स्थिति में रखोगे तो यह सुरक्षित निकल जाएगी। 59वां, यह ठीक है कि जब कोई सेना नुकसान उठाकर पराजय के निकट रहती है तो वह स्थिति के लिए एक प्रहार करने में सक्षम है। 60वां, युद्ध में सफलता दुश्मन के उद्देश्य को ध्यान से समायोजित करके प्राप्त की जाती है। 61वां, शत्रु के पास भाग पर लगातार लटके रहने से हम शत्रु के कमांडर इन चीफ को मारने में सफल हो सकते हैं। 62वां, यह सरासर चालाकी से अपने मामले को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता कहा जाता है। 63वां, उस दिन जब आप अपनी कमान संभाले सीमावर्ती मार्ग को अवरुद्ध करें।
आधिकारिक लेखों को नष्ट करे और सभी दूतों के पराजित होने को रोके। 64वां परिषद कक्ष में कठोर रहे ताकि आप स्थिति को नियंत्रित कर सकें। 65वां अगर दुश्मन दरवाज़ा खुला छोड़ दे तो आपको तेज़ी से अंदर भागना चाहिए। 66वां अपने प्रतिद्वंदी को वह चीज़ जीतकर रोके जो उसे प्रिय हो और बड़ी सूक्ष्मता से उसे मैदान में लाने की युक्ति बनाए। 67वां नियम से निर्धारित मार्ग पर चलो और अपने आप को दुश्मन के अनुसार समायोजित करें जब तक कि आप एक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। 68वां पहले एक अविवाहिता की निष्ठा का प्रदर्शन करें जब तक कि दुश्मन आपकी ओर आकर्षित ना हो। इसके बाद किसी खरगोश की तरह शीघ्रता का अनुसरण करें और इससे दुश्मन को आपका विरोध करने में बहुत देर हो जाएगी। 68वां पहले एक अविवाहिता की निष्ठा का प्रदर्शन करें जब तक कि दुश्मन आपकी ओर आकर्षित ना हो। इसके बाद किसी खरगोश की तरह शीघ्रता का अनुसरण करें और इससे दुश्मन को आपका विरोध करने में बहुत देरी हो जाएगी। 12वां आग द्वारा आक्रमण। पहला, सुन त्जू ने कहा, आग से हमला करने के 5 तरीके हैं। पहला, सैनिकों को उनके शिविर में जलाना। दूसरा, भंडार ग्रहों को जलाना। तीसरा, सामान ढोने वाली गाड़ियों को जलाना। चौथा, शस्त्रागार और हथियारों को नष्ट करना। पांचवा, दुश्मन के ऊपर आग से हमला करना। किसी हमले को अंजाम देने के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध होने चाहिए। आग जलाने के लिए सामग्री हमेशा तैयार से रखी जानी चाहिए। तीसरा, आग से हमला करने के लिए उचित समय की आवश्यकता होती है और इस तरह का अग्निकांड शुरू करने के लिए भी विशेष दिन की आवश्यकता होती है। चौथा, उचित मौसम तब होता है जब मौसम बहुत शुष्क होता है। विशेष दिन वे हैं जब चंद्रमा नक्षत्र से छलनी हो, घिरा हो, ढका हो या बंधा हो। ये चारों तेज चलती हवा के दिन होते हैं। पांचवा, आग से हमला करते हुए 5 संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब दुश्मन के शिविर के अंदर आग लग जाती है तो बिना किसी शोरगुल के प्रतिक्रिया करें। दूसरा, अगर आग भड़क जाए लेकिन दुश्मन के सैनिक शांत हो तो कुछ समय के लिए रुके और हमला ना करें। तीसरा, जब आग की लपटें ऊंचाई पर पहुंच गई हो तो तब हमला कर दो। अगर यह संभव ना हो तो आप जहां हैं वहीं रहें। चौथा, अगर बाहर से आग द्वारा हमला करना संभव है तो उसे अंदर भड़काने के लिए इंतज़ार ना करें लेकिन अनुकूल समय पर अपना हमला करें। पांचवा, जब आप आग लगा चुके हो तो उधर खड़े हो जिधर से हवा आ रही हो। हमला कभी भी किसी ओट से ना करें। छठा, दिन में चलने वाली हवा लंबे समय तक चलती है लेकिन रात के समय हवा हल्की हो जाती है। सातवां, हर सेना को आगे से जुड़े
इन 5 घटनाक्रमों के बारे में पता होना चाहिए। उचित दिनों के लिए तारों की गणना करने के साथ निगरानी रखनी चाहिए। 8वां, इसलिए जो लोग हमले के लिए सहायता के रूप में आग का उपयोग करते हैं वे बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। जो लोग हमले के लिए सहायता के रूप में पानी का उपयोग करते हैं वे शक्ति का परिग्रहण प्राप्त करते हैं। 9वां, पानी की सहायता से दुश्मन को रोका जा सकता है लेकिन उसके सभी सामानों को नहीं लूटा जा सकता। 10वां, वह व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जो अपनी लड़ाई बिना उद्देश्य की भावना के जीतने की कोशिश करता है और अपने हमलों में सफल होना चाहता है, जिसका परिणाम समय की बर्बादी और ठहराव होता है। ग्यारहवां, इसलिए कहावत है, प्रबुद्ध शासक अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से आगे बढ़ाता है, कुशल सेना नायक उसके साधनों को आगे बढ़ाता है। 12वां, जब तक आपको कोई लाभ ना दिखाई दे तब तक आगे ना बढ़े। अपने सैनिकों का तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक कुछ लाभ प्राप्त ना हो, तब तक नहीं लड़े जब तक स्थिति गंभीर ना हो। तेरहवां, किसी भी शासक को केवल अपने रोष को शांत करने के लिए अपनी सेना को मैदान में नहीं ले जाना चाहिए। किसी भी सेना नायक को केवल अपनी चिढ़ मिटाने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। 14वां, अगर यह आपके लाभ के लिए है तो आगे बढ़े, अगर नहीं तो आप जहां हैं वहीं रहे। 15वां, समय के साथ गुस्सा खुशी में बदल सकता है और चिढ़ को संतुष्टि से समाप्त किया जा सकता है। 16वां, लेकिन जो राज्य एक बार नष्ट हो चुका है वह फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता, ना ही मृतकों को जीवन में वापस लाया जा सकता है। इसलिए 17वां, इसलिए प्रबुद्ध शासक सावधान और अच्छा सेनानायक पूरी तरह सतर्क रहता है। यह एक देश में शांति बनाए रखने और सेना को अखंड रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। चैप्टर 13, गुप्तचरों का उपयोग। पहला, सुन त्सू ने कहा, हजारों आदमियों जमा करके उन्हें लंबी दूरी तय कराना लोगों को भारी क्षति है और राज्य के संसाधनों की निकासी का कारण बनता है। दैनिक खर्च 1000 औंस चांदी के बराबर होता है। इससे देश और विदेश में हंगामा होता है और राजमार्गों पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। हजारों परिवार श्रमिक के रूप में भारी नुकसान उठाते हैं। दूसरा, शत्रुपूर्ण सेनाएं एक दूसरे का सामना लंबे समय तक कर सकती है, जो कि जीतने के लिए एक ही दिन में तय किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शत्रु की स्थिति में अनभिज्ञता बनी रहे, क्योंकि कोई उचित जानकारी हासिल करने के लिए 100 आस चांदी का परिव्यय करने से डरता है। तीसरा, जो इस प्रकार कार्य करता है वह लोगों का नायक नहीं होता, ना ही वर्तमान उसके शासन के लिए उसकी सहायता करता है, और ना ही जीत का कोई स्वामी नहीं होता। चौथा, इस प्रकार जो बुद्धिमान शासन और अच्छे शासक को चलाने और जीतने के लिए और सामान्य पुरुषों की पहुँच के परे चीज़ों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, वह पूर्व ज्ञान है। पांचवा, अब इस पूर्व ज्ञान को भावनाओं से दूर नहीं किया जा सकता। इसे ना तो अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है और ना ही किसी भी प्रकार की कटौती की गणना से। छठवां, दुश्मन के प्रबंधन का ज्ञान केवल अन्य लोगों से प्राप्त किया जा सकता है।
7वां, इसलिए जासूसों के उपयोग के 5 वर्ग है। स्थानीय गुप्तचर, आंतरिक गुप्तचर, तीसरा परिवर्तित गुप्तचर, चौथा झूठे गुप्तचर, 5वां सक्रिय गुप्तचर। 8वां, जब ये 5 प्रकार के गुप्तचर काम पर होते हैं तो कोई भी गुप्त तंत्र को नहीं भेज सकता है। इसे दैवीय धाराओं का उपयोग कहा जाता है। यह शासक का सबसे कीमती संकाय है। 9वां, स्थानीय गुप्तचर होने का मतलब है कि शहर के निवासियों की सेवाएं लेना। 10वां, आंतरिक गुप्तचर दुश्मन के वह अधिकारी होते हैं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। 11वां, परिवर्तित गुप्तचर वह होते हैं जो दुश्मन के गुप्तचरों को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। झूठे जासूस वह होते हैं जो धोखे से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें खुले तौर पर अंजाम देते हैं और हमारे गुप्तचरों को उसके बारे में जानने के लिए मना लेते हैं और फिर दुश्मन को रिपोर्ट देते हैं। 13वां, सक्रिय गुप्तचर वह होते हैं जो दुश्मन के शिविर से समाचार लाते हैं। इसलिए यह कि केवल गुप्तचरों को छोड़कर किसी से भी पूरा सेना में अंतरंग संबंध बनाने चाहिए। किसी को भी अधिक उदारता से पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किसी अन्य कार्य से अधिक गोपनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। पंद्रहवां, जासूसों को एक निश्चित सहज शिथिलता के बिना उपयोगी रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता। 16वां, परोपकार और ईमानदारी के बिना उन्हें ठीक से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। 17वां, मन की सूक्ष्म सरलता के बिना कोई भी उनकी रिपोर्ट की सच्चाई के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। 18वां, सूक्ष्म बनो, सूक्ष्म रहो और हर तरह के कार्य में अपने गुप्तचरों का उपयोग करो। 19वां, अगर समय से पहले कोई गुप्त सूचना गुप्तचर द्वारा खोल दी जाए तो उसे उस आदमी के साथ मौत के घाट उतार देना चाहिए जिसे रहस्य बताया गया था। बीसवां, चाहे लक्ष्य किसी सेना को कुचलने का हो, किसी शहर को उड़ाने का हो या किसी व्यक्ति की हत्या करने का, शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है कि शत्रु परिचारकों, सहायक ठिकानों, द्वारपालकों और सेना नायकों के संतरियों को उचित जानकारी हो। द्वारपालकों और सेना नायकों के संतरियों की उचित जानकारी हो। इनका पता लगाने के लिए हमारे गुप्तचर पूर्ण रूप से सक्षम होने चाहिए। इक्कीसवां, शत्रु के गुप्तचर जो हमारे ऊपर जासूसी करने आए हैं उन्हें रिश्वत के साथ लुभाना, दूर ले जाना और आराम से रखना चाहिए। इस प्रकार वे परिवर्तित जासूस बन जाएंगे और हमारी सेवा के लिए उपलब्ध होंगे। 22वां, इन परिवर्तित गुप्तचरों द्वारा लाई गई जानकारी के माध्यम से हम स्थानीय और आंतरिक गुप्तचरों की जानकारी दुश्मन के खेमे से हासिल कर सकते हैं। 23वां, उनकी जानकारी के कारण हम झूठे गुप्तचर बना सकते हैं जो झूठी खबर दुश्मन के पास ले जाते हैं। 24वां, अंत में उनकी जानकारी के अनुसार
सक्रिय जासूसी का उपयोग नियत अवसरों पर किया जा सकता है। 25वां, जासूसों का अंतिम लक्ष्य सभी 5 किस्मों से दुश्मन की जानकारी हासिल करना है और यह जानकारी सबसे पहले परिवर्तित गुप्तचर से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवर्तित जासूस के साथ अत्यंत उदारता से व्यवहार किया जाए। 26वां, प्राचीन समय में यिन वंश का उदय आई ची के कारण हुआ था, जिसने हसिया शासन के अंतर्गत सेवा की थी। इसी तरह चाउ वंश का उदय लू या के कारण हुआ था, जिसने यिन के अंतर्गत कार्य किया था। 27वां, इस प्रकार यह केवल प्रबुद्ध शासक और बुद्धिमान जनरल है जो जासूसी के उद्देश्यों के लिए सेना की सर्वोच्च बुद्धि का उपयोग करेगा और इस तरह वह महान परिणाम प्राप्त करेगा। गुप्तचर सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को खींचने के औजार होते हैं, क्योंकि उन पर सेना की कामयाबी से आगे बढ़ने की क्षमता निर्भर करती है।